वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का विषय आप इसके थंबनेल को पढ़कर ही लगा लिए होंगे कि आज के वीडियो का क्या विषय है। ठीक है, हमारे चैनल का ये मोटिव रहता है कि आपको समय पर चीज़ें बता दी जाएं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया था आपको दिनांक 9 अप्रैल 2024 को। इसका मुख्य विषय क्या था? इसमें आप क्लेम कर सकते हैं जो उत्तर तालिका बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। इसी में देखिए, यहाँ पर आपको अवगत करवा देता हूँ, जितने भी यहाँ पर प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे, जो आपके साथ साझा करूँगा मैं चीज़ें, इनके तथ्य हमारे पास पड़े हैं, तभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न पे आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है, आप बेझिझक हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर है 8219312129। देखिएगा, नंबर फिर से रिपीट करूँगा, 8219312129। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो आपके उत्तर हम यथाशीघ्र देने की कोशिश करेंगे। अगर आप कॉल करोगे तो ऐसी संभावना रहती है कि आपको कॉल का प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, हम स्वयं व्यस्त रहते हैं, जिस कारण कॉल के उत्तर आपको नहीं मिल पाते हैं। हम फ्री उस समय होते हैं जब आप लोग सो जाते हैं, अर्थात बड़े लेट हम फ्री हो पाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कॉल अगर नहीं करोगे तो वो बेहतर है। व्हाट्सएप पर अगर करोगे तो इसके उत्तर आपको समय पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, पहले ही आपको बता रहे हैं। जिनके भी कॉल आएगी शायद उनको वापस कॉल नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जिनके व्हाट्सएप आते हैं तो उनकी हम पूरी कोशिश करते हैं कि यथाशीघ्र उत्तर दे दें। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर देखिए, यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस नोटिफिकेशन को कि क्या है इसमें। दिनांक 9/2024 को ये जारी की गई थी। यह सभी संबंधित उम्मीदवारों की जानकारी के लिए है कि शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश में व्याख्याता स्कूल नवीन हिंदी के पद पर भर्ती आयोजित पेपर 1 और पेपर 2 के संबंध में अंतिम उत्तर कुंजी 7/4/2024 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और यदि कोई हो तो आपत्ति आमंत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये इनकी जो साइट है, इस पर आपत्ति पंजीकरण होम लॉगिन पर उपलब्ध है। अर्थात होम लॉगिन से क्या तात्पर्य है? जहाँ पर देखिए, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, वहीं पर जाकर आप इस पर लॉगिन कर सकते हो। उपस्थित उम्मीदवारों से उक्त उत्तर कुंजी उम्मीदवार अंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ सहायक दस्तावेजों संदर्भों के साथ ऑनलाइन मोड पर, कैसे ऑनलाइन मोड के माध्यम से, केवल उत्तर कुंजी के प्रकाशन के दिन को छोड़कर 5 दिनों के भीतर अवधि के भीतर, यानी 17 सितंबर 2019 से आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। 10/4/2024 से 14/4/2024 तक ये तिथि याद रखिएगा। ठीक है, आज कितनी है? आज है 13, और कल का समय आपके पास अंतिम है। आपत्ति दर्ज कराने वाले उम्मीदवार को प्रति आपत्ति वाले प्रश्न के लिए 100 रुपये, केवल 100 रुपये का गैर वापसी योग्य शुल्क देना होगा। अर्थात प्रश्न पे अगर आप क्लेम करते हो, अगर प्रश्न आपका सही होता है या गलत होता है, ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। जो अधिकतम 500, केवल 500 के अधीन ऑनलाइन मोड में होगा। अधिक से अधिक यहाँ से आप कितने प्रश्नों को केवल 500 रुपये, अर्थात अधिकतम आप 500 रुपये यहाँ पर पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है बोर्ड का, जिसके लिए लिंक अंतिम आपत्ति प्रस्तुत करने से पहले दिखाई देगा। आपत्तियां दर्ज करने और शुल्क जमा करने के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन मोड पर सिर्फ आप कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन मोड पर, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन ही करना है। स्वयं भी देखिए, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको स्वयं भी नोटिफिकेशन पढ़ना है। ऐसा नहीं कहना कि आपने ये चीज़ें बताई तब हमने वैसे की। ठीक है, स्वयं भी आप पढ़ सकते हो नोटिफिकेशन को। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो पहले आप खुद उन चीज़ों को देखिए, क्या इसी तरह से करना है। आपको इन चीज़ों की नॉलेज स्वयं भी होनी चाहिए। ठीक है, अपेक्षित शुल्क जमा किए बिना आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात जब तक आप पैसे जमा नहीं करवाते हैं, तब तक आपके प्रश्नों पर कोई भी अमल नहीं लाया जाएगा। इसका आपने ध्यान रखना है। किसी भी प्रश्न के मामले में उम्मीदवार टेलीफोन नंबर यहाँ पर ये दिए गए हैं, इन पे संपर्क कर सकते हो आप। कोई भी आपकी कोई राय लेनी हो किसी से आपने, या कुछ पूछना है, तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, आगे अब हम बताएंगे आपको किन किन प्रश्नों पे आप क्लेम कर सकते हो।
देखिए प्रश्न क्या है यहाँ पर, 26 प्रश्न था ये वाला, ठीक है, अलग अलग सीरीज का अलग अलग था। बटनी की दृष्टि से गलत है, बटनी की दृष्टि से गलत पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर जो बटनी की दृष्टि से बोर्ड के द्वारा माना गया है शराब को गलत, ठीक है। जो शब्दकोश मेरे पास पड़ा है उसमें मैंने देखा काफ़ी प्रमाणित शब्दकोश है ये, ठीक है। शराब भी सही है और कई जगह देखिए शाप भी लिखा जाता है, ठीक है ना, शाप भी लिखा जाता है और ये भी लिखा जाता है, दोनों सही हैं। अंतर्ध्यान ये भी सही है, अतिशयोक्ति ये भी सही है, ज्योत्सना ये भी सही है। इस आधार पर ये चारों के चारों विकल्प जो हैं ये सही होंगे। यहाँ पर सीधा सा पूछा गया था बरतने की दृष्टि से गलत, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि तत्सम शब्दावली प्रधान पर या तद्भव शब्दावली प्रधान पर, ये कुछ नहीं कहा गया, सीधा पूछा गया बरतने की दृष्टि से गलत कौन सा है। बरतने की दृष्टि से गलत तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, क्यों, शाप भी, शराब भी सही है, शाप भी सही है, अंतर्धान भी सही है, अतिशोक्ति भी सही है और ज्योत्सना भी सही है। आगे देखिए तथ्य आपके समक्ष रखता हूँ इन चीज़ों के। देखिए अगर आपके पास तथ्य ना हो तो आपको बोलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं तथ्य उनके पास होते नहीं हैं और बेफालतू के वो कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोग कमेंट से दूर रहें तो ही भला है। अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकता है। ये देखिए ये है जो मैं आपके समक्ष ला रहा हूँ शाप, ये शाप भी कहा जाता है। जो मेरे पास शब्दकोश है उसमें शाप को भी सही माना गया है, ठीक है। ये है शाप वाला और ये पूरा पेज मैंने यहाँ पर आपके समक्ष रख दिया है। यहाँ पर शाप कहाँ पर जैसे है, ये देखिए शाप यहाँ पर है, इसमें शाप। फिर आगे दिखा देता हूँ आपको श्राप। ये देखिए ये भी उसी शब्दकोश का शब्द है, शाप, श्राप। श्राप भी सही है और शाप भी सही है। किसी को क्लेम करना है तो वो इसको दे सकता है कि श्राप भी सही है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न, इसके चारों विकल्प यहाँ पर असंगत साबित हो जाएंगे, अर्थात चारों के चारों सही हैं। और इसका पूरा पेज देखिए यहाँ पर, ये है पूरा पेज, ठीक है। यहाँ पर ये हाईलाइट करके रखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न को देखिए। हाँ, ज्योत्सना ये भी सही है, इसी आधार पर लिखा जाता है ज्योत्सना। फिर अगला क्या है, अतिशयोक्ति, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए इसको, सारे के सारे जो तथ्य मुझे मिले हैं मैं आपके साथ उनको साझा कर रहा हूँ ताकि आप आसानी से किसी भी प्रश्न पर क्लेम कर सकते हो। ये यहाँ पर देखिए अंतर्धान, ये सही है। तो ये होगी यहाँ पर जो हमने आपको बताना था पहले प्रश्न के संबंध में। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ईदगाह कहानी, प्रश्न संख्या 51। ईदगाह कहानी में चित्रित वैषम्य की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। देखिएगा ये जो प्रश्न है इस पर भी विवाद है। क्यों है विवाद, क्यों, क्योंकि देखिए इसमें असंगत वाली तो जो चीज़ मेन रहती है वो कोई नहीं रहती है। क्यों, क्योंकि देखिए अधिकतर हम देखते हैं पूरी तरह से ग्रामीण जीवन शहरी जीवन यहाँ पर वर्णित है, हाँ जी वर्णित है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी वर्णित है, हाँ ये भी वर्णित है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति बिल्कुल कम मात्रा में ये है, अधिक नहीं है, कम में है, परंतु है ये भी। धार्मिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ये भी है। अब आपको बतलाता हूँ कहाँ कहाँ क्या है। ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन है, कैसे है देखिए। एक तो हामिद अपने गांव में रहता है, वहाँ पर इनका ग्रामीण जीवन वर्णित है, और जब ईदगाह के लिए शहर जाता है तो वहाँ पर शहरी जीवन वर्णित है, ठीक है। ये तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। फिर देखिए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी कैसे ये वर्णित है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी इस प्रकार से वर्णित है कि नई पीढ़ी में आता है हामिद और पुरानी पीढ़ी में आती है अमीना। ये दोनों यहाँ से हो जाता है क्लैरिफिकेशन। फिर देखिए भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति ये भी उनको मेले के माध्यम से वर्णित कई चीज़ें प्रस्तुत करती हैं, ये वाली चीज़ें, ठीक है। मेले में कई विदेशी चीज़ें बिकने के लिए आती हैं, वहाँ पर ये वर्णित होती हैं। फिर जो धार्मिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था ये भी है, ईदगाह में जाते हैं तो यहाँ पर धार्मिक व्यवस्था इत्यादि बताई जाती है, और सामाजिक व्यवस्था जो जमींदार इत्यादि वहाँ पर होते हैं उनके माध्यम से व्यक्त की जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर इस प्रश्न पे भी आप क्लेम करते हो तो आपको इसके अंक मिल जाएंगे, ठीक है।
मुख्यतः जो अंक मिलेंगे अगर बी और सी में से कोई क्लेम करता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न पे भी सस्पेंस है कि बोर्ड ने इसका किस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है। ठीक है, बाकी देखिए पूरी कहानी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको इसके भी तथ्य मिल जाएंगे। अगर आपके पास तथ्यों का अभाव है तो मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूँ, आप व्हाट्सएप करिएगा, जल्द नहीं तो थोड़ा लेट आपको इनके तथ्य हम प्रदान कर देंगे। वैसे देखिए तथ्य को आप स्वयं जांचोगे तो आपको ज़्यादा गहनता से चीज़ों का पता चलेगा। ठीक है, फिर देखिए और सीरीज़ कौन सी है, ये डी सीरीज़ है। कौन सी है, डी सीरीज़। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्रश्न क्या है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं, कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोर्ड के द्वारा कौन सा माना गया है, रामचंद्र शुक्ल। किस आधार पर माना है ये मुझे समझ नहीं आया है। अगर आप लोग हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ते हैं, वहाँ पर आपको स्पष्ट मिल जाता है इसका उत्तर भी। ठीक है, इसका तो डी होगा, किसी भी तरह से लीजिएगा डी होगा इसका। ठीक है, इसका कोई भी भटकाव नहीं है। ये पुस्तक है, ये पुस्तक इसमें दिया गया है, ये सीधे सीधे किसकी पुस्तक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, स्वयं पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़कर ही बता देंगे आप लोगों को, नहीं तो बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं उन्हें हर एक चीज़ में संशय लगता है, डाउट लगता है। इतने बड़े लेवल में हो गए हैं लोग, फिर भी उनके मन में पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। पढ़ लेता हूँ इस तथ्य को। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 है, वह काव्यानुशीलन करता व्यक्ति जिसमें रसानुभूति की क्षमता है के लिए अभिनव गुप्त ने किस शब्द का प्रयोग किया। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़ते आप तो यहाँ पर देखिए बोर्ड ने क्या माना था। मैंने जब आपको ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको कहा था साहित्य भी इसका उत्तर होगा और सामाजिक भी इसका उत्तर होगा। जो भी इन दोनों प्रश्नों को टिक करके आया है उसके नंबर बनेंगे। कैसे बनेंगे वो आपको आगे बताऊंगा। बोर्ड ने माना है इसका सहृदय, सिर्फ सहृदय, परंतु हम आपको बोलते हैं सामाजिक भी इसका उत्तर होगा, तो दोनों ये सही हो जाएंगे। फिर तथ्य आपको आगे बता देता हूँ। देखिए आगे तथ्य है, यहाँ पर ये तथ्य देखिए आपके समक्ष, अभिनव गुप्त, यहाँ पर कौन से हैं, अभिनव गुप्त हैं। तो इनका जो संयोग देख सकते हैं आप, निष्पत्ति देख सकते हैं, रस की अपस्थिति, जो ऊपर वाला प्रश्न है इसका यही भाव निकलता है कि रस की अपस्थिति कहाँ पर है। जैसे कि मैंने आपको कहा सामाजिक में भी रस की अपस्थिति है और सहृदय में भी रस की अपस्थिति है। तो इस प्रकार से जिसने भी सामाजिक और सहृदय का चयन किया था उसका ये सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैंने आपको सारे जो डिस्कस किए मैंने प्रश्न उनके तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और प्रश्न भी हैं, उनके तथ्य भी मेरे पास मौजूद नहीं हैं, तो उन पे भी अगर कोई क्लेम करना चाहता है तो कर सकता है। थोड़ा सा मुझे व्यस्तता के कारण मैं उनके उत्तर आपको नहीं दे पा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर है, तथ्य हैं, तो आप बेझिझक क्लेम कर सकते हो उन पर, क्योंकि देखिए आपके पास इस समय है। अगर आपका एक दो पॉइंट से रह जाता है तो उससे बेहतर है कि आप क्लेम कर दीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, क्यों अपने मन में डाउट रखना, अपने डाउट नहीं रखना है। किसी भी प्रश्न पे संशय लगता है तो क्लेम कर दीजिएगा। अगर ठीक हो जाएगा तो आपको उसके अंक मिल जाएंगे, अगर गलत होगा तो नहीं मिलेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये था आज का जो वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था उसका उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एक जो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। किसी को भी कोई भी संशय हो तो व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, दोबारा से कह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।